पहला है संतान। ठीक है, कि संतान, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि संतान होगी या नहीं होगी, पहले ये चीज आती है। ठीक है, देन लोग पूछते हैं टाइमिंग। ठीक है, लेकिन मेरा एक बहुत बहुत बार मानना है कि संतान के टाइम में इस चीज को बोलना कि आपके संतान होगी नहीं होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि संतान होने के बाद भी आपको संतान का सुख नहीं मिलता, जैसे बच्चों की कहीं भी डेथ हो जाती है या आपसे दूर रहते हैं, वो भी निसंतान के योग ही है। जब आप पढ़ते हैं मृत शास्त्र में, तो तो वो भी निसंतान के योग ही उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो वो योग हम ना डिस्कस करें, मच बेटर है। रीजन, ठीक है, जिनके संतान हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी ट्राई करे जो भी है, वो ठीक है, समझ सकते हैं। मान लीजिए वो योग ऐसे लोगों की कुंडली में लग जाए जिनके संतान है ऑलरेडी, ठीक है, फिर तो एक भय आ जाएगा ना दिमाग में, मेरे बच्चे के साथ कुछ ना, मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए। सिंपल सी एक बात है। ठीक है, तो निसंतान के जो भी हो गए, एक बहुत सिंपल सा है, कारक कारक भाव भावेश और कारक, जो मैं हमेशा समझाती हूँ। भाव, पंचम भाव, भावेश पंचम भाव का स्वामी, और कारक मतलब जुपिटर कारक बनता है। सूर्य को भी देखना चाहिए, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, और सूर्य की जो अग्नि है वो संतान के लिए बहुत जरूरी है। एक बहुत सिंपल सा ये चीज है। आज मैं ये भी बताऊंगी कि यहाँ पर आप जब लोगों को ये सजेशन देते हैं कि आईवीएफ के थ्रू करवा लीजिए या मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लीजिए, जो भी है, उसको कैसे देखा जाता है वो मैं एक आपको सिखाना चाहूंगी। उसमें वो भी आ जाता है कि कैसे हम इसको देखते हैं, इसकी एक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कुंडलियां अपनी बना के रखना, आपकी संतान की और एक तरफ आपकी, आपकी कुंडली नेटल कुंडली, और एक तरफ गोचर कुंडली। क्या होगी जिस दिन संतान हुई उस दिन गोचर कुंडली है वो। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। एक सेकंड, चलिए। तो पहले, सबसे पहले, अब ये कैसे कब संतान होगी, इसका हमें देखना है कि वही नियम वही है, डबल गोचर। ठीक है, लेकिन संतान के टाइम में जहां हम मंगल लेते थे, यहाँ पर हम सूर्य भी ले सकते हैं मंथ निकालने के लिए, जो मंथ का टाइम होता है, तो हम सूर्य भी ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य संतान के कारक में से आते हैं, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। ठीक है, तो पहला, सबसे पहले हमें, बहुत सिंपल है, ये मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, श्री के नाथ सर की बुक है। मैं जितना भी डबल गोचर आप लोगों को सिखाती हूँ, डबल गोचर देखना, मैंने श्री के नाथ सर की बुक्स में से सीखा है और उसको प्रैक्टिस किया। जो मैं आपको सैटर्न का ट्रांजिट जो समझाती हूँ, बिना उनकी विंशोत्तरी महादशा पे भी है, तो लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं विंशोत्तरी महादशा में जरूरी नहीं है कि आपका समय सही हो, बर्थ समय। ठीक है, तो दशा थोड़ा सा ऊपर नीचे चली जाती है, उसको एक्टिव भी है, बहुत सारे रेक्टिफिकेशन के हैं, लेकिन वो लेकिन उन्होंने जब संतान के लिए देखते हैं तो वो दशा भी इसमें इंक्लूड करते हैं, गोचर भी, पर गोचर को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। बिना दशा तो देखो कुछ होता नहीं है, दशा भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, पर दशा में अगर 19-20 फर्क आता है तो समझ लीजिए टाइम में आपका दिक्कत है। ठीक है, तो जब भी हम संतान का देखते हैं तो बीसीपी सबसे पहले, तो इसमें नियम क्या है, जैसे हमने शादी के लिए नियम देखे हैं, फर्स्ट हाउस, सेवंथ हाउस, फिफ्थ हाउस, जो भी सेकंड हाउस, तो इसमें भी वही नियम आते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस लगन संतान किसकी हो रही है। ठीक है, सेकंड हाउस क्योंकि आपकी फैमिली में इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, पंचम भाव संतान का। ठीक है, सप्तम भाव क्यों, आपके प्राइवेट पार्ट को दिखाता है। ठीक है, आपका आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज को सेवंथ और ट्वेल्थ से देखा जाता है। सप्तम भाव, नाइन्थ हाउस, पंचम का पंचम। ठीक है, मेनली जनरली हम इन हाउस की एक्टिवेशन देखते हैं संतान के टाइम पे, और के एन सर इसमें ट्वेल्थ हाउस भी जोड़ते हैं। उसका रीजन वो भी आपका बेडरूम होता है, और उन्होंने दिया है मोक्ष का घर, उस तरह से उसने उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया अपनी बुक के अंदर। तो ये हाउस एक्टिवेशन में दशा में होने चाहिए। और ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पंचमेश जहां जाके बैठा है, नेचुरल चीज है, पंचमेश जहां जाके बैठा है वो एक्टिवेशन भी शादी देता है। नवमेश मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें,
पंचम और नवमेश सबसे इंपॉर्टेंट जो है। मैक्सिमम टाइम आपको इनका पीरियड दिख जाएगा, लेकिन ये जो 1, 2, 7, 12 ये 7 के हैं, इंपॉर्टेंट है इसमें 5th एंड 9th। फिफ्थ पूर्व पुण्य, जो संतान मिल रही है आपको पूर्व पुण्य से मिल रही है, ठीक है। अगर हमें कोई दोष देखना होता है, कोई भी दिक्कत देखनी होती है कि संतान से संबंधित, वो हम पंचम से ही देखेंगे, ठीक है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों से। और नवम वर्तमान दिखाता है, ठीक है। तो जब पूजा पाठ वगैरह कुछ निकालनी होती है तो पंचम नवम मिक्स करके हम निकालते हैं, वो भी बताऊंगी आज मैं। तो पहली चीज है कि आप लोग बीसीपी कैलकुलेट करिए, जो भी आपके पास चार्ट है। मैं जो एग्जाम्पल चार्ट लाई हूँ, मैं आपके साथ, ये दिख रहा है आपको एग्जाम्पल चार्ट, ठीक है। इसमें ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। लोग यहाँ पर यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि मैडम इंदिरा गांधी का चार्ट ही सब ज्योतिष क्यों दिखाते हैं, क्योंकि बीवी रमन सर ने ध्रुवा नाड़ी के अनुसार उस सभी के सभी जितने भी फेमस लोगों के चार्ट उनके समय के जो है उनको करेक्ट किया हुआ है, रेक्टिफाई किया हुआ है ध्रुवा नाड़ी के हिसाब से। ध्रुवा नाड़ी में लगन के हिसाब से प्रिडिक्शंस निकलती हैं, जो उनके पास एक्चुअल थी, बीवी रमन सर के पास एक्चुअल ध्रुवा नाड़ी थी। तो उससे उन्होंने जितने भी ये फेमस कुंडलियां, जो हमारे पास पुराने जमाने की जो फेमस कुंडलियां आती हैं, उन्होंने उसको करेक्ट किया उस लेवल से। इसलिए हम इंदिरा गांधी और के चार्ट लेकर आते हैं, और उनके चार्ट ये भी होता है कि हमें पता होता है, कंफर्मेशन मिल जाती है और कुछ नहीं है, हम लोग खुद कंफर्म हो जाते हैं, अच्छा ये इनका इस टाइम का है। तो पहला जो हमारा चार्ट है आज, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। मैं इसको आपको ऐसे भी दिखा देती हूँ। मैंने जानबूझ के राजीव गांधी जी का चार्ट उनके लगन से बनाया है, ठीक है। तो आप इसको वापस देख सकते हैं कि इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये 44 तक आपको कैलकुलेट करना है उनके बर्थडे से। नवंबर 1917 से आपको 44 तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। बीसीपी में सारे हाउस आ सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, मैंने भी कैलकुलेट करके नहीं रखा हुआ है, तो आप भी करिए कि अगर हम इंदिरा गांधी का चार्ट नवंबर 1917 से कैलकुलेट 44 तक करते हैं, तो कौन सा हाउस एक्टिवेशन में आता है। ये 44 20 अगस्त 1944 का चार्ट है। 12th हाउस 12th हाउस 44 तक नहीं, लग्न दोबारा कैलकुलेट करें 44 तक, लग्न ठीक है। बाकी सबका भी लगन आ रहा है, बाकी सबका भी लगन आ रहा है। थर्ड हाउस आ रहा है 44 तक 1917 से। क्या इतनी देर में बीसीपी कैलकुलेशन नहीं हुआ अभी तक? थर्ड हाउस आ रहा है मेरा तो। थर्ड हाउस ही एक्टिवेशन में है। जिन्होंने भी लगन बोला प्लीज दोबारा चेक करें अपना कैलकुलेशन। 1917 में 12 जोड़े 1929, और 1929 में 12 जोड़े 1941, 41 में लगन एक्टिवेशन, 42 में सेकंड हाउस एक्टिवेशन, और नवंबर से पहले 44 में थर्ड हाउस एक्टिवेशन। तो थर्ड हाउस का स्वामी कहाँ जाके बैठा है? 5th हाउस के अंदर। दिख रहा है सबको? तो बीसीपी इसको हाँ बोल रही है संतान के लिए, भृगु चक्रवर्ती हाँ बोल रही है। थर्ड हाउस का स्वामी जाकर पंचम भाव में बैठा है। नवंबर तक थर्ड हाउस एक्टिवेशन में है। संतान नवंबर से पहले होगी, नवंबर के बाद 4th हाउस एक्टिवेशन में आ जाएगा। तो नवंबर तक उनका वो बोन नवंबर तक है, तो नवंबर तक थर्ड हाउस एक्टिवेशन के अंदर है। 20 अगस्त 1944 का उनका बोन है राजीव गांधी जी का, ठीक है। फिर हम देखते हैं दशा। दशा इस टाइम पीरियड में जब जाते हैं, राहु महादशा, ठीक है। राहु तो मैंने कहा राहु संतान में और में महादशा आ सकती है। उसके बाद सैटर्न, और सैटर्न के बाद सैटर्न लगन में है, और अगस्त जुपिटर। जुपिटर का महादशा है जो पंचम भाव पे संबंध बना रहा है, वो सबको दिख रहा है कि जुपिटर पंचम भाव को देख रहा है। और जुपिटर की दशा मैंने बोला ना, जैसे शादी की दशाओं में राहु और शुक्र लेते हैं, संतान की दशाओं में राहु और जुपिटर तो ऐसे है कि वही होगा ही होगा।
ठीक है, जुपिटर नवम भाव का भी स्वामी बनता है। मैंने बोला पंचम और नवम इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, तो जुपिटर नवम भाव का भी स्वामी बनता है। और सप्तम भाव मैंने आपको बोला था सैटर्न सप्तम भाव का स्वामी बनता है। ठीक है, हाउस एक्टिवेशन शादी के लिए कौन से बताए हैं मैंने? लगन, सेकंड हाउस फैमिली के लिए, फिफ्थ हाउस संतान, सप्तम सेक्सुअल प्राइवेट सेक्सुअल पार्ट, नाइन्थ हाउस फिफ्थ का फिफ्थ और सारे हमारा फ्यूचर या हमारा प्रेजेंट देखने के लिए नाइन्थ हाउस। और बीवी रमन सर ट्वेल्थ हाउस भी उसको लेते हैं, मोक्ष के हाउस, तो मैं भी उसको लेती हूँ। इन हाउस की दशा ये बीसीपी में आपको एक्टिवेशन में दिखेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्गली फिफ्थ और नाइन्थ दिखेगा, स्ट्रॉन्गली फिफ्थ और नाइन्थ दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो और जब हम गोचर में जाते हैं तो सेम गोचर में जब हम अब हमने बीसीपी से भी देख लिया, आपके पास जो चार्ट है आप कुंडलियां लेकर बैठे हैं, प्लीज उसको भी देखें, उसको भी देखें, उसका भी बीसीपी आपने कैलकुलेट करके रखा होगा। उसमें ये जो उसमें बोल रही हूँ वो आ रहे आपकी संतान, ठीक है, उसका आपने फिर दशा भी ये सब पीरियड्स की चलती है। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं गोचर पे। गोचर के लिए वापस पीपीटी शेयर करती हूँ। ये पहला चार्ट है जो सैटर्न लगन में है, वो इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। और जो दूसरा चार्ट है राहुल लगन में है, वो उनका असेंडेंट नहीं है, असेंडेंट लियो असेंडेंट के हैं राजीव गांधी जी, लेकिन मैंने गोचर दिखाने के लिए आपको सेम लगन बनाया है जैसे आपको बोला था मैंने, ताकि हम ये कैच कर सके कि इंदिरा गांधी जी के चार्ट में गोचर कहाँ कहाँ जा रहा था उस वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले सैटर्न गोचर में हम सबसे पहले सैटर्न को देखते हैं। गोचर में बहुत स्ट्रांगली इतने सारे हाउस ना कवर कर कर पंचम और नवम पे स्टिक रहिएगा। ठीक है, गोचर में बहुत स्ट्रांगली पंचम पंचमेश नवम नवमेश। ठीक है, फिर तीसरा नंबर इन सब दूसरी चीजों को दीजिएगा। सब में मैं बोलती हूँ दशा और गोचर में भी, क्योंकि पंचम एनी हाउ कहीं ना कहीं एक्टिवेशन दर्शाता है, एनी हाउ। ठीक है, तो पंचम और नवम। ठीक है, तो पंचम हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सैटर्न 2.5 साल के लिए सैटर्न प्रॉमिस देगा, 2.5 साल के लिए सैटर्न आपको प्रॉमिस देगा। तो सैटर्न उस टाइम गोचर का था 3 नंबर मिथुन राशि में, जो उनके मंगल कौन बनता है इंदिरा गांधी जी के चार्ट में? पंचमेश। उस पे तीसरी दृष्टि आ रही है सैटर्न की। इतना पढ़ पा रहे हैं या मैं गोचर का वो जे होरा का बनाऊं कुंडली, जगन्नाथ होरा की, इतना आप लोग पढ़ पा रहे हैं? ठीक है, सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि से पंचमेश को देख रहा है। पंचमेश कौन? इंदिरा गांधी जी के चार्ट में मंगल, वहां पर स्कॉर्पियो राशि है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर जुपिटर। हमें ये देखना है कि जुपिटर का संबंध, गोचर के जुपिटर का संबंध पंचम पंचमेश नवम नवमेश से बन रहा है या नहीं बन रहा है। दोनों में से किसी से भी बन सकता है। तो गोचर का जो जुपिटर है यहाँ पर देखिए, जुपिटर लियो साइन के अंदर है गोचर का, ये गोचर का है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं मंगल ऑलरेडी वहां पर है नेटल चार्ट का, तो जुपिटर मंगल के ऊपर आया हुआ है, पंचमेश के ऊपर आया हुआ है। तो 2.5 साल के लिए सैटर्न ने कंफर्म कर दिया। ठीक है, फिर 1 साल के लिए जुपिटर ने कंफर्म कर दिया, पंचमेश के ऊपर आया हुआ है। आप अपने जो प्रैक्टिस चार्ट आपने बना रखे उनपे भी साथ में देखते रहिएगा, दृष्टि संबंध या ट्राइन संबंध बन रहा होता है हमारा। फिर हम देखते हैं महीने के लिए, संतान के लिए मंगल प्रोमिनेंटली मंगल लेते हैं, तो कहीं कहीं जगह केदार सर ने सूर्य भी लिया हुआ है। ठीक है, तो मंगल को देखते हैं गोचर के, वो 6 नंबर में है यहाँ पर, यानी कि इनके थर्ड हाउस में। वो कहाँ पर दृष्ट कर रहा है? नवम भाव को। मैंने बोला पंचम और नवम का गोचर में कैसे ही संबंध बनना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, और अगर सूर्य को लेते हैं तो सूर्य तो ऑलरेडी उस मंथ यहाँ पर है। ठीक है, और जब दिन निकालना हो, 72 घंटे निकालने हो, तो मून को ले दो जिस दिन डिलीवरी होनी होती है। मून आपके पंचम और नवम से संबंध 100% बना रहा होगा। आपके बच्चों की चंद्र राशि तो दिमाग में होगी ना, अभी के अभी घुमा लो दिमाग में, वो आपके पंचमे लगन में होगा। आपके बच्चों की जो चंद्रमा है लगन में होगा, आपके लगन में होगा, या आपके 11th हाउस में होगा, या आपके पंचम भाव में होगा, या आपके नवम भाव में होगा, या पंचमेश या नवमेश में होगा जिस दिन आपके बच्चों का बर्थ हो। डिलीवरी जिस दिन होती है उस दिन
चंद्रमा, इतना एक्यूरेसी से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो आपके बच्चों की कुंडली आपके पास है, किसी भी नॉन की कुंडली, अपने फादर की, अगर जिनके संतान नहीं है अपने फादर की कुंडली सोच लो और अपनी कुंडली साथ में रख लो। यहाँ फादर की कुंडली, यहाँ अपनी कुंडली, वो फादर का गोचर है। ठीक है, हाँ ममता जी बताएं। जय श्री कृष्णा मैम। मैम मेरी बेटी की कुंडली है और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, मुझे बच्चे बहुत लेट हुए हैं। 13.5 साल बाद हुई है मेरे को मेरी बेटी, और बहुत ट्रीटमेंट के बाद आईवीएफ से हुई है मेरे को। तो जब मुझे हुई है मैम 7th भाव, जब मैंने उसकी कुंडली बना रही हूँ तो 7th भाव एक्टिव है बस। मतलब अगर 7th पर पंचमेश और नवमेश का नहीं पंच, देखिए बीसीपी में क्या एक्टिवेशन है? बीसीपी में तो मेरा 12th हाउस एक्टिवेशन में है। ठीक है, 12th हाउस का स्वामी 12th भाव में कोई है, 12th हाउस का स्वामी कहाँ जाकर बैठा? 12th हाउस का स्वामी जाके बैठा है 7th हाउस में। ठीक है, शनि के गोचर में शनि 7वें भाव में ही है। शनि 7वें भाव में है। हाँ। ठीक है, और आप किस लगन के हो? मीन लग्न। मीन लगन। मून कहाँ बैठा है आपका? मैम मेरा मून या उसका बच्चे, मेरा मून 8वें भाव में है, तुला राशि में है। तुला राशि में है। और हाँ। 4 8 मंगल? मंगल मैम दूसरे भाव में ही है, स्व राशि है। हाँ। स्व राशि का है। ठीक है, और उस टाइम सैटर्न 7th हाउस, मैंने बोला ना एक्सेप्शनल, पहला नंबर 5वें 9वें को देना, फिर 7th को देना ही है मैम पहला। मेरे चार्ट में तो मैम शनि 4थे भाव में बैठा हुआ है, बट बेटी के हाँ, चार्ट में अगर मैं अपनी उससे बनाऊं, मीन लग्न लेके बनाती हूँ तो 7वें भाव में आ रहा है। हाँ तो 7वें भाव भी एक्टिवेशन में आता है, मैंने ये क्लियर बोला है आपको कि 7वां भाव भी एक्टिवेशन में आता है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट है ये हमारे। लेकिन हम ज्यादा इंपॉर्टेंस संतान देखते तो पंचम और नवम को देते। मैम ठीक, बस वो 30 शनि 30 दृष्टि सूर्य पे डाल रहा है। हाँ सूर्य 30 मैंने, दृष्टि ठीक है, एक जुपिटर कहाँ गया गोचर का? गोचर का जुपिटर और मेरा जो सेम ही बैठा है 11वें भाव में। ठीक है, वो पंचम दृष्टि दे रहा है। हाँ। मंगल, मंगल उनका अब आपकी संतान का संतान का मंगल 5वें भाव में ही है। 5वें भाव में आया हुआ है। और संतान का चंद्रमा चंद्रमा वही अष्टम में है, साथ वही तुला राशि का। पंचमेश के साथ में है। हाँ। ठीक है, पंचमे हाँ पंचमेश के साथ में है। पंचमेश के साथ में है। तो हाँ जुपिटर, मंगल और मून डे तक की एकदम क्लियर दिखा रहे हैं। सैटर्न A5 का पदा कहाँ गया ममता जी, और A9 का पदा? मैम A5 का पदा मैम 9th हाउस में जा रहा है। और A5 का? A5 का पदा 9th हाउस में जा रहा है। और A5 का, ओ सॉरी A9 का, सॉरी A9 का। A9 का 11th हाउस में है। तो A5 का पदा आपका 9th हाउस में जा रहा है, इस पे गोचर के शनि की तीसरी दृष्टि है। हाँ तीसरी दृष्टि आ रही है मैम वैसे हाँ भी। ठीक है, तो इसमें वो सेम A5 को भी इंक्लूड करना है। अच्छा ठीक है मैम, पर मैम एक बात और पूछना चाहेंगे, तो इसमें जो अबॉर्शंस होते हैं वो आज इनिशियली का तो। टॉपिक यही है, वही आज का टॉपिक अच्छा ओके मैम, है ठीक ना? है। थैंक यू आज मैम। का, हाँ आज का टॉपिक यही है कि अब हमें ये कैसे देखना है। कईयों के संतान बहुत, जैसे ममता जी का टॉपिक है, बहुत लेट संतान हुआ है, ठीक है, 13 साल बाद। ठीक है, कईयों का, और लेकिन उसमें सबसे पहला नियम, जो सबसे पहला नियम हमेशा बनता है, भाव भावेश कारक, पहला नियम बनता है। तीनों पीड़ित है तो समझ लीजिए कि बहुत देरी, मैं कभी भी डिनाइल को बोलती नहीं। हाँ, क्योंकि हम ज्योतिष है, हमारा दूसरा भाव एक्टिवेट रहता है, वाक सिद्धि हम में रहती है, हम क्यों किसी को बोले। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कई बार संतान होने के बाद भी किसी के 10 साल बाद एक्सपायर, किसी के 15 साल बाद, तो वो रूल वैसे भी लग जाते हैं। ठीक है, तो तीनों अगर दिक्कत में है तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों भाव भावेश कारक, तीनों अगर दिक्कत में है तो संतान होने में देरी होगी, और वो होगी, एक नियम है। उसके बाद मैं दूसरी चीज बताऊंगी जो हमें पढ़नी है उसके, और दो है तब हम बोलते हैं कि तीनों में भी मैं बोल देती हूँ कि आप चेकअप करवा लो अपना और सब करवा लो, वैसे हो भी जाता है, क्योंकि मैं अभी एक कुंडली दिखाऊंगी जिनको सब खराब था लेकिन संतान उनके हुई है। ठीक है, विदाउट ट्रीटमेंट, थोड़े बहुत उपाय दिए थे, विदाउट ट्रीटमेंट उनके संतान हुई है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि कभी भी होता नहीं है। ठीक है, पंचम भाव में उनके सूर्य मंगल केतु बैठे हैं, इसको देखते तो सब बोलेंगे अरे इतना पंचम भाव करा खराब। ठीक है, तो वही है, वो भी देखेंगे अभी ममता जी, मैं आपको बताऊं। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल सी हमें दिखती हैं। उसके बाद
मेन चीज हमको क्या देखती है? मेन चीज होती है हमारे कुंडली के अंदर बीज पुष्ट और क्षेत्र। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्षेत्र देखते हैं हम फीमेल के लिए और बीज देखते हैं हम मेल के लिए। ठीक है, बीज का मतलब होता है कि मेल के शुक्राणु या मेल के स्पर्म में कितना स्ट्रेंथ है संतान देने के लिए। ठीक है, और क्षेत्र में हम देखते हैं कि फीमेल के एग में या उसके यूट्रस में कितना, ये चीज पता लगती है क्षेत्र स्पुष्ट से और बीज पुष्ट से। इसको हम कैलकुलेशन का तरीका अगर बोले तो मेल में हम जुपिटर शुक्र, सॉरी फीमेल में जुपिटर शुक्र और चंद्र की जो हमारा डिग्री होता है उसका एडिशन कर कर ये एक कैलकुलेशन निकलता है, एक पॉइंट निकलता है कुंडली के अंदर। अगर तीनों को हम ऐड करते हैं, तीनों की डिग्री अगर कंपाउंड कुंडली यहाँ पे ऐड की जाती है, कंपाउंड डिग्री। ठीक है, वो अभी नहीं समझ आएगी, इसके लिए हम इसको सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। कंपाउंड मेल के लिए देखा जाता है गुरु शुक्र और सूर्य, और फीमेल के लिए देखा जाता है गुरु शुक्र और चंद्र की डिग्रियां जो है कंपाउंड डिग्रियां, उनको ऐड कर कर एक पॉइंट निकलता है कुंडली के अंदर। ठीक है, अगर वो 360 से ज्यादा आ जाए तो उसमें से 360 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये निकलता है। अब इसको देखना कैसे है? इसको देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, बहुत सारे, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताती हूँ। पहली चीज जो बोली जाती है, पहली चीज, इसके लिए मैं जैसे इंदिरा गांधी का कोई भी, जब मेरे पास एक चार्ट है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये चार्ट है एक, ठीक है, इसके अंदर जब यहाँ पर हमारे जहाँ पे डिग्री आती है ना, डिग्री सबको दिख रही है। ठीक है, इसको यहाँ से क्रशर से जब नीचे करते हैं ना डिग्री को, तो नीचे थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा क्षेत्र, क्षेत्र स्पुष्टा और बीजा स्पुष्टा। दिख रहा है सबको? मेरा कर्सर वहां पे जा रहा है। क्षेत्र फॉर फीमेल और बीजा फॉर मेल। ठीक है, जब हमें ये फीमेल चार्ट है, ये फीमेल चार्ट है, तो जब हमें ये देखना होता है तो हम यहाँ से देखते हैं 1655, और ये किस में आ रहा है? लियो साइन के अंदर। कहां पर आ रहा है? यहाँ पर ये D1 के अंदर कहां पर पॉइंट होता है? ये पॉइंट, इसको पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे इंदु लगन, ये ऐसी चीजें है ना, वैसे ये पॉइंट है कुंडली के अंदर। ठीक है, तो ये लियो के अंदर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये आ रहा है वर्गो नवमांशा चार्ट, सॉरी मैंने D7 खोला हुआ यहाँ पर, यहाँ पर ये आ रहा है वर्गो में। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? पहली चीज लिख लीजिए, पहली चीज हमें देखनी है कि जब ये लियो के अंदर आ रहा है तो लियो के अंदर कोई एफ्लिक्शन तो नहीं है। लियो के अंदर D1 में कोई एफ्लिक्शन तो नहीं है। D1 में वहां कौन बैठे हैं? केतु। दिख रहा है सबको? D1 में वहां केतु बैठे। ठीक है, ये सबको दिख रहा है, और सैटर्न के साथ ये ट्राइन संबंध बन रहा है 159। ये आप वीडियो देख के प्लीज दोबारा लिख लेना, अभी समझ लो, वीडियो रिपीट कर कर वापस लिखते रहना इसको, जब भी लिखना है आपको पहले समझ लो इस पॉइंट को, दोबारा नहीं समझाया जाएगा ये। उसके बाद क्षेत्र स्पुष्टा में वर्गो कहाँ आ रहा है? वर्गो दिख रहा है सबको? ये VI का मतलब है वर्गो। ठीक है, तो D9 में वर्गो में फिर केतु आ जाता है, फिर केतु दिख जाता है, तो ये दिखता है ना कि फीमेल को दिक्कत है, फीमेल को दिक्कत है। ठीक है, इस जिनका भी ये चार्ट है उनको संतान नहीं हुई। ठीक है, पहला नियम इसको देखने का है, पहला नियम है, ये सिंपल नियम। उसके बाद दूसरा नियम ये देखा जाता है, दूसरा नियम ये देखा जाता है कि जैसे क्षेत्र स्पुष्ट है उसमें ये लियो राशि, लियो, लियो इज ओड साइन, ओड 5 नंबर। ठीक है, और वर्गो है इवन साइन। लियो ओड है और वर्गो है इवन। फीमेल के चार्ट में, अगर ध्यान से सुनिएगा, फीमेल के चार्ट में अगर दोनों D1 चार्ट में और D9 चार्ट में अगर इवन में हो, मतलब 2 4 6 10 में हो, तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन एफ्लिक्शन भी देखेंगे, मिक्स भी करेंगे, ऐसा नहीं है, पर 2 4 6 8 10 में हो उनको कंसीविंग जल्दी हो जाती है। अगर फीमेल का चार्ट इवन में है, क्योंकि फीमेल राशि है ना, 2 4 6 10 क्या है? फीमेल राशियां। ठीक है, अगर दोनों दोनों फीमेल में हो, फीमेल के चार्ट में क्षेत्र स्पुष्ट D1 में भी और D9 में भी फीमेल में हो, तो थोड़ा अगर अब जैसे इस लेडी के है लियो में और वर्गो में,
एक तो फीमेल में मतलब एक 5 नंबर में ऑड में है और एक इवन में, तो हम कह सकते हैं आप ट्रीटमेंट करवा लो, आईवीएफ के थ्रू हेल्प ले लो। जब दोनों ही ऑड में आ जाए तो हमें इंटरनली तो पता होता है कि दिक्कत ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं आपकी कुंडली में बहुत विलंब से विलंब ट्राई करते रहिए, भगवान की मर्जी होगी, संतान होगी। ठीक है, आप ट्राई करते रहिए। उसके बाद आजकल तो वैसे भी इतनी ट्रीटमेंट आ गए हैं, तो उसके बाद अब मैं सेम ही आपको बीच सिस्टम मेल के चार्ट में समझा रही हूँ। मेल के बीच सिस्टम, मेल के चार्ट में लिब्रा 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 इवन सॉरी ऑड 7 नंबर 7 नंबर। तो अगर ये मेल का चार्ट होता, वैसे तो मेल का चार्ट नहीं है ये, पर अगर ये मेल का चार्ट होता तो मेल में इतनी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब जिनके मिसकैरेज होते हैं, अब आप लोगों ने मेरे से पूछा मैडम मिसकैरेज, जिनके मिसकैरेज होते हैं आप जनरली देखोगे एक इवन में दिखेगा आपको, एक ओड में दिखेगा फीमेल के अंदर। जिनके होते हैं ना 2-3 महीने रह के मिसकैरेज हो गया, 1 महीना रह के मिसकैरेज हो गया, उनके आपको ये बीच क्षेत्र पुष्टा एक मेल में इवन साइन में और एक ओड साइन में मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी मेरे संतान के लिए मेरे पास अगर आपको सॉफ्टवेयर, मैं जनरली खुद ही कैलकुलेट कर लेती हूँ, सीधी सी बात मैं बता देती हूँ, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर कई बार इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं देता। जब स्पेशली लोग आते ही संतान के लिए है मेरे पास, तब मैं उसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। करना क्या है, जुपिटर शुक्र और चंद्र की डिग्री को ऐड करना है, कंपाउंड डिग्री होती है, और मेल के अंदर चंद्र की जगह पे सूर्य को ऐड करना है। ठीक है, और अगर 360 से ज्यादा निकल गई है तो वो पॉइंट आ जाता है, वो डिग्री आ जाती है। वो डिग्री जिस भी राशि में आ रही है वो आपका बीज पुष्टा और क्षेत्र पुष्टा। ठीक है, अब अगर सबसे बड़ा पॉइंट खुद के ना सर, इन सब के बाद भी अगर आपको पंचम पंचम कुछ भी हो, कितना ही अफ्लिक्शन हो, कुछ भी हो, अगर आपके पंचम पंचमेश को जुपिटर से संबंध बन रहा है, जुपिटर की ब्लेसिंग मिल रही है, तो देरी से भली संतान तो होगी। ठीक है, कितने ही दोष हो, कितनी ही दिक्कत हो, लेकिन पंचम और पंचमेश का संबंध अगर जुपिटर से, नवम नवमेश भी लिख लीजिए इसमें, मैं तो सप्तम भी लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि यूट्रस हमारा सप्तम और अष्टम होता है फीमेल का पार्ट, तो वो भी मैं कई बार नहीं दिखता तो मैं वहां से भी लेती हूँ। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी हो, कितने ही आपको दिख रहा हो कितना खराब है, ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज देखी जाती है संतान के लिए। मैं इसको इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि हमें सब पॉइंट देखने हैं, और हमें ये देखना है कि हमें ये देखना है संतान कैसे हो सकती है, हमें ये नहीं देखना कि डिनाइल है, हमें ये कोशिश करनी है कि संतान कैसे हो सकती है, हमारा कोशिश यही है। ठीक है, तो D7 चार्ट देखा जाता है सप्तमांश। ठीक है, अगर सप्तमांश बहुत एक्यूरेट नहीं होता है, जैसे D9 का डिवीजन 3-20 होता है, तो सप्तमांश का डिवीजन 4-10 होता है। ठीक है, तो सप्तमांश में अगर हम देखें कि यहाँ का पंचमेश, वो सेम नियम है, कोई बड़े नियम नहीं होते हैं, सेम नियम होता है कि इसका लगन और इसका पंचमेश की वही स्थिति हमें देखनी होती है। लगन, मैंने बोला लगन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब सप्तमांश आपको संतान दर्शा रहा है तो लगन और लग्नेश की अहमियत कितनी हो जाती है। जब संतान आपको दिखा रहा है तो लगन लग्नेश की अहमियत सबसे स्ट्रोंग हो जाती है। तो हर डिविजनल चार्ट, एवरी डिविजनल चार्ट में लगन सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह, सॉरी भाव होता है हर चीज के लिए। तो अब मुझे नहीं पता इनका D7 एक्यूरेट है या नहीं है, मैं जनरली D7 भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो D7 में का स्वामी बनता है सैटर्न। सैटर्न यहाँ पर आपका शत्रु राशि के अंदर गया और उसका स्वामी मून मार्स के साथ। ठीक है, तो D7 का जिनके संतान नहीं है, हम D7 का चार्ट भी उसका लगन और लग्नेश देख लेते हैं। ये सारी चीजें हमें कवर करनी होती है। इसके साथ में मैं एक और आपको चार्ट दिखा रही हूँ कि इसमें सब कुछ है, जितना आपको अफ्लिक्शन देखना वो सारा अफ्लिक्शन है, लेकिन संतान फिर भी हुई। तो एज ए ज्योतिष हमको ये देखना है कि हम कितना तरीके से उसको कर सकते हैं। मैं आपके साथ चार्ट शेयर करती हूँ, कभी भी होप मत खोइएगा शादी के लिए और
शादी के लिए तो हम फिर भी कह देते हैं कि सप्तम भाव बहुत ज्यादा खराब होता है, तो हम कह देते हैं कि तुम्हारी कुंडली में शादी के योग थोड़े, मतलब वो उनको पता भी चल जाता है, फर्स्ट डिवोर्स हो चुका होता है, वो सुख पूछने आते हैं, तो मतलब शादी के लिए तो हम फिर भी कह सकते हैं, लेकिन संतान के लिए जनरली मैं नहीं बोलती हूँ। ठीक है, और इनकी रेमेडीज क्या बनती है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, कि हमें संतान के लिए जिनके भी जो स्ट्राइक कर रहे हैं जो भी है उनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए। लेकिन रेमेडीज में सीधा समझ आता है जुपिटर की ब्लेसिंग तो चाहिए आपको, एनी हाउ आपको जुपिटर की ब्लेसिंग चाहिए संतान होने के। ठीक है, तो ये चार्ट है। क्या होता है कि कुछ चार्ट ना, पहला चार्ट जब आपको जिसमें सक्सेस मिल रखी होती है ना, जब आप स्टार्ट करते हो और पहली बार वो याद रह जाते हैं, होते तो बहुत है, अभी भी किसी के कंसीव हो रखा है मेरा, होते तो बहुत चार्ट है, लेकिन जहां पहली बार आपको सक्सेस वो याद रह जाते हैं, वो डेट वेट सब याद रहती है, धीरे धीरे तो हम यूज टू हो जाते हैं ना उसके, फिर हमें कुछ याद नहीं रहता। तो ये पहला चार्ट है संतान के लिए, जिनको मैंने रेमेडी दिया था और जो भी उनका निकला था, उसमें हम देखते हैं, जब शायद मुझे खुद इतने आज जो तरीका आता उस तरीके से नहीं आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुंडली देखते हैं, पंचम, सबसे पहले पंचम भाव को देखते हैं, किसी की भी हमें जब कुंडली देखनी है तो पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव के अंदर केतु, सूर्य और मंगल, 3 ग्रह खराब हो रहे हैं, केतु, सूर्य और मंगल, 3 ग्रह वहां पर बैठे हैं। ठीक है, और जुपिटर जो है मेष राशि के अंदर 12वें भाव के अंदर है, तो उसको 2 पीड़ा मिली हुई है, एक तो वो 12वें भाव में है, दूसरा रेट्रो है, 2 पीड़ा उसको मिली हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस कुंडली के अंदर, 6 नंबर पंचमेश मरकरी है जिसको जुपिटर देख रहा था। एक ही मुझे जो प्लस पॉइंट कुंडली में उस वक्त समझ आ रहा था, ये आज से 3-4 साल पहले की बात है। ठीक है, तो मैंने, वो वैसे भी मैं मना तो मैंने कभी भी, और जनरली मैंने ये चीज देखी है कि सैटर्न का संबंध लगन से, पंचम से, सप्तम से बनता है ना, तो संतान थोड़ा सा देरी से दर्शाता है। ठीक है, तो इनकी शादी को भी 4-5 साल हो गए थे, जब ये मेरे पास 2-3 संतान 4-5 साल बाद हुई है। उसके बाद हम नवम भाव को भी, D9 में भी जाते हैं लोग, नवमांश भी, श्री के ना सर नवमांश भी लेते हैं, सप्तमांश भी लेते हैं। तो D9 के अंदर अब जब देखते हैं तो वहां फिर मरकरी बन रहा है, और वो फिर मार्स और केतु के साथ गया। ठीक है, मैं रीजनल चार्ट में दृष्टियां नहीं लेती हूँ, आपकी मर्जी है, दृष्टियां इसलिए नहीं लेती हूँ, दृष्टियों के एंगल होते हैं 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, वो रीजनल चार्ट में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं मंगल और केतु, फिर मरकरी खराब हो रहा है D9 के अंदर। बस एक ही मेरे को जो सब चीजों में दिख रहा था कि जुपिटर की ब्लेसिंग्स तो मिल रही है, और मैंने हमेशा आपको बोला है योग हो। अब यहाँ पर हम क्षेत्र स्पुष्ट और बीज स्पुष्ट भी देख लेते हैं, फीमेल का चार्ट है, इनके हस्बैंड का चार्ट भी मैंने देखा था उस वक्त, दोनों चार्ट देखने होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक चार्ट अभी समझा रही हूँ एक चीज के लिए। तो क्षेत्र स्पुष्ट के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पर फीमेल चार्ट है, लिब्रा एंड एक्वेरियस दोनों ही किस में दिख रहे हैं, ओड में दिख रहे हैं, 7 नंबर 11 नंबर। ठीक है, जब हम लिब्रा में देखते हैं तो कोई एफ्लिक्शन नहीं है, ऐसा कोई बड़ा एफ्लिक्शन नहीं है, और यहाँ पर जब हम D9 में एक्वेरियस में जाते हैं वहां भी कोई बड़ा एफ्लिक्शन नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, वो दोनों इवन में है, सॉरी ऑड में है, लेकिन एफ्लिक्शन नहीं है उस पॉइंट को। ठीक है, पहला पॉइंट यही है कि उसको एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए उस पॉइंट को आपकी कुंडली के अंदर। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि शत्रुस्पुष्ट को इतना एफ्लिक्शन नहीं है, जुपिटर की ब्लेसिंग्स है, तो मैं उनको जो उपाय हमें देने हैं वो दे सकती हूँ। ठीक है, अब हम टाइमिंग कैसे, वही मैंने जुपिटर का यहाँ पर, मैंने उनको क्या एक ये वापस चार्ट शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको स्टोरी समझाती हूँ सारी। यहाँ पर हम देखते हैं, ये चार्ट जब मेरे पास आया था सितंबर अक्टूबर 2020 की बात आई। ठीक है, उस वक्त आया था मेरे पास ये चार्ट, तो उस टाइम 2020 के अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूं कि मेरे पास जब चार्ट आया था, मुझे ऐसे ट्रांजिट तो पूरा याद नहीं है, बट मैं ट्रांजिट बनाती हूँ आपके लिए, कि हम कैसे उस टाइम, मैंने मंथ बताया था इनको कि इस मंथ में आपके कंसीव होगा, तब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सितंबर, प्लीज जो भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कीजिए, क्वेश्चन मैं सबके साथ में एक बाद में ले लूंगी।
मैं ट्रांजिट अगर चार्ट बनाती हूँ तो उस टाइम जुपिटर थे 9 नंबर में, ठीक है, 9 नंबर के अंदर जुपिटर थे। और अगर हम चक्रा में जाके वहां पर इसको मिक्स वर्ग में देखते हैं तो जुपिटर इनके यहाँ पर अष्टम भाव में आ रहे थे, ठीक है। और कुछ टाइम बाद वो यहाँ नवम में आने वाले थे, कुछ टाइम बाद मुझे दिख रहा था नवम में आ रहे, ठीक है। सैटर्न ऑलरेडी गोचर के नवम में बैठे थे, सैटर्न ऑलरेडी गोचर के नवम में बैठे थे, उनके आउटर इज ट्रांजिट और इनर इज नेटल, ठीक है। तो जुपिटर इस टाइम में यहाँ पर आने वाले थे, ठीक है। और मंगल रेट्रो, जब मंगल होते हैं तो 1 साल 7-8 महीने तक रेट्रो रहते हैं, तो वो रेट्रो के वापिस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते, तो किसी भी तरह से वो पंचम या पंचमेश से संबंध बनाते, क्योंकि मरकरी बैठा है छठे में, ठीक है, और वो संबंध बनाते। तो मैंने इनको बोला था उस पर जुपिटर जब इनके आते तो वो टाइम था मार्च अप्रैल 2021, ठीक है। तो मैंने इनको बोला था सितंबर अक्टूबर में कि आप उपाय करिए, जो भी होगा वो मार्च अप्रैल में होगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। अप्रैल में मेरे पास कॉल आ गई थी कंसीविंग की कंसीव हो गया अब, लेकिन अब तो उनके 2 संतान है बैक टू बैक, दूसरी भी 1 साल के गैप में हो गई थी, ठीक है। लेकिन ये उनकी शादी के 4-5 साल बाद की बात है, 2016-17 में या 16 में शादी हुई थी, ठीक है। तो हमको कैसे इसको देखना है, अब उपाय क्या देंगे अपन, ठीक है। उपाय का भी एक होता है ना, पहला तो देखो गोपाल संतान मंत्र सबको पता ही, ठीक है। ये जिसको भी संतान के लिए दिक्कत हो रही हो, पहली चीज तो हमें यही देनी है गोपाल संतान। ये बड़ा भी है पूरा और 2 का मूल मंत्र भी है, 2 लाइन का, एक तो पूरा बड़ा है और एक 2 लाइन का मूल मंत्र बोलते हैं वो भी है। तो आप कोई 2 लाइन का मूल मंत्र भी दे सकते हैं, तो यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो आप उनको दे सकते हैं। तो वो देने का तरीका क्या होता है, जब भी हमें कोई मंत्र देते हैं ना, हम किसी को भी एनी कोई मंत्र है, चाहे हनुमान चालीसा हो, साहस लाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, भले ही हनुमान चालीसा हो, उसका मंत्र को सिद्ध करना या मंत्र के फल लेना, उसका एक नियम होता है, सेम टाइम सेम जगह सेम आसन पे आप उसको करिए। मतलब जैसे जैसे आपने आपके घर में जो भी आपने जगह जहां भी बैठ के आपको करना है, वो जगह रोज सेम होगी, ठीक है। आसन भी रोज सेम होगा और टाइम भी सेम होगा, शाम को आप अपने सहूलियत के हिसाब से उसको कर सकते हैं, ठीक है। आपको फल जब तो टाइम भी 2-4 मिनट ठीक है, पर कोशिश करिए। अब संतान पाना कोई मजाक नहीं है, तो आप संतान के लिए इतना अपना टाइम बना सकते हैं, ठीक है। तो संतान के लिए वो, मतलब अगर माला पे जाप करते थे, गोपाल संत 2 लाइन का, धीरे धीरे हमें याद हो हम माला, तो माला भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी मंत्र, एनी मंत्र, अगर किसी को माला का मंत्र देते हैं आप, चाहे कृष्णा जी का ओम नमो भगवते वासुदेव दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं आप, समय मंदिर में बैठ के कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। पर कई बार ज्वाइंट फैमिली में ऐसा होता है कि मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते हैं, कुछ रीजंस होते हैं लेडीज के, तो आप अपने रूम जहां भी कर रहे हो, आसन, समय, जगह, माला एक ही रखिए, ठीक है। उनको जब उठा के रखें तो साफ, ये एक नियम होता है। जब संतान गोपाल मंत्र का हम जब देते हैं तो उसमें हम ये बोलते हैं कि एक गिलास भर के अपने पास में रखिए, एनी मंत्र, हर मंत्रा का ये नियम होता है, गिलास भर के अपने पास में रखिए। और उसको जब पूरा मंत्र जाप हो जाए तो आप और अपने हस्बैंड दोनों उसको पी सकते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी आ गई है उस मंत्रा की, ठीक है। ये उनको पहली रेमेडी उस वक्त, आज भी देती हूँ, अभी भी मेरे 2-3, अभी किसी का कंफर्म हो और अभी किसी को मैंने टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला पहला उपाय तो श्री केदार सर ने पहला उपाय तो यही दिया है, ठीक है। अब उसके बाद वो बोलते हैं कि राहु से अगर दिक्कत आ रही हो, मान लो राहु पंचम को भी पीड़ा कर रहा हो, पंचमेश को भी पीड़ा कर रहा हो, है ना, जुपिटर को भी पीड़ा दे रहा हो, तो बोलते हैं कन्यादान, किसी लड़की का को कन्यादान का आप सामान दे दो, आपका पिछले कर्म का ये दोष है, अगर राहु से पीड़ा आ रही है, ठीक है। अगर केतु से, जैसे वो कुंडली थी केतु से पीड़ा आ रही थी ना, वो एक कि बीच पुष्ट में भी केतु था, अगर केतु से पीड़ा है तो गौदान होता है, गोदान जो लोग देते हैं ना, वो गौदान। मेरा ये स्पेशली मानना है, अगर किसी के पंचम में राहु केतु है, संतान हो गई है, वो अभी भी करे इस चीज को। अगर किसी के पंचम में केतु है, संतान देखो
हम भगवान नहीं है, ना हम ऋषि हैं, ठीक है। तो कोई के नहीं होगा ये बोलने से अच्छा उपाय दे ना इन चीजों के लिए, उनको समझाएं। अब जैसे मेरा अभी जो क्लाइंट को मेरी बात चल रही है, उनको मैंने एक ही बात बोली, ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हारे लिए। गोपाल संतान मंत्र काफी समय से वो कर रही है। मैंने कहा ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, लेकिन तुम ये मत करना कि यही 2 महीने, ये 2 महीने, ये 2 महीने, बी रिलैक्स, ठीक है। तो उसको समझाना पड़ता है। तो अगर किसी के अभी भी राहु केतु पंचम में हो या पंचमेश से संबंध बना रहे हो, तो जीवन में कन्यादान जरूर करें। और जिनका केतु पंचम पंचमेश से संबंध बना रहा हो, वो अपने जीवन में गौदान जरूर करें, ठीक है। जीवन में कोशिश करें कि कभी भी मौका मिले तो ये 2 रेमेडीज जरूर करें, ठीक है। मेरे पास है कुंडलियां जिनकी संतान अभी नहीं बची है या वो है, लेकिन उनको दिखाने से क्या फायदा है? आप लोगों के जीवन दिमाग में मैं डर बैठा दूं और फिर जीवन भर वो दर्द, जब जब हम सबकॉन्शियसली कोई माइंड चीज को सोचते हैं, वो तो होगी ना, वो तो होगी ना। तो मैं ये नियम क्यों बताऊं? एक मिनट में हाँ बोलिए ममता जी, फिर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। मैम आपने जो बोला है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब मैं अपने ही चार्ट को देख रही हूँ तो पंचमेश अष्टम में बैठा हुआ था, और अष्टम जो पंचमेश पंचमेश पर दृष्टि आ रही थी केतु की, तो मेरा फर्स्ट एबॉर्शन हुआ था मैम। तो अब ये गौदान का मुझे नहीं मालूम था, पर मैंने गाय की बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है मैंने गाय की। बहुत साल तक मैंने सुबह सुबह उठ के पहली रोटी उनको ही खिला के आती थी, फटाफट भागती थी कैसे भी करके कि उनको पहले खिला के आऊं। वो मैंने एक तरह से देखो, अब किताबों में लिख दिया गौदान, लेकिन ये इन्होंने उसको वैसे किया ना, इन्होंने उस गाय की सेवा करी, भले दान, लेकिन उन्होंने सेवा करी। इनका केतु से इफेक्ट आ रहा था पंचमेश को, तो उनका संतान चाहे 13 साल बाद हुई, ममता जी के पर हुई ना। हाँ मैम, तेरह पर मैम मैंने एक्चुअली में मेडिकल की प्रैक्टिस भी बहुत की, बस वो और तो देखो करनी पड़ती है, ज्योतिष वाले उपाय वो मैंने सब। जितने किए ना, शायद कोई नहीं कर सकता जितना मैं मैंने। आपको मैं आपको एक बहुत क्या नाम सर भी बोलते हैं, उपाय के साथ में नहीं, सॉरी, ज्योतिषीय उपाय के साथ में उनको बोलो चिकित्सक के पास जाके भी ट्रीटमेंट ले। वो खुद बोलते हैं इस चीज, खुद लिखते हैं वो किताब के अंदर कि उनको बोलो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एंड एंड रिजल्ट हमें संतान चाहिए, है ना, संतान चाहिए। तो वो कैसे भी हम उसको कैसे भी ये होता है ना कि जब तक एक एज भी मैटर करती है, ठीक है। तो एक ये होता है ना कि कैसे भी हम उसको, जो भी नियर बाय गोचर दशा जब भी ये बन रहा है, तो हम तब तक उपाय वगैरह कर कर इतना स्ट्रोंग हो कि वो चीज हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। तो और इसलिए मैम केले की पेड़ की पूजा भी की है, मतलब थर्सडे के फास्ट और केले की पेड़ की मैंने आपको पूजा। हमेशा बोला है, जुपिटर की ब्लेसिंग्स तो चाहिए हाँ ही तो चाहिए, मैम संतान वो चाहिए। भी किया है, बहुत किया अगर है, मतलब आपको वो तो। हाँ संतान चाहिए तो जुपिटर की ब्लेसिंग के बिना तो ये होगा ही नहीं, चांस ही नहीं, ठीक है। मैं जुपिटर की ब्लेसिंग के लिए जो आपने केले वाला बताया वो भी मैं बताती हूँ। और एक जुपिटर के लिए मैं हमेशा थ्रेड पहना, मेरे पता नहीं मेरा सबकॉन्शियसली कह लो, या मेरे को थ्रेड का रिजल्ट बहुत मिलता है, तो मैं वो थ्रेड जरूर पहनाती हूँ। तो येलो थ्रेड राइट हैंड में, जब भी आपका पीरियड चल रहा हो, चाहे कहीं बैठा हो जुपिटर, आपको संतान के लिए जुपिटर, आपको शादी के लिए और आपको संतान के लिए जुपिटर की ब्लेसिंग चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए। चाहे किसी का योग कारक हो, कोई बोले मेरा मारक है, कोई क्या है, लेकिन संतान तो जुपिटर ही देगा, चाहे कहीं बैठा हो, संतान तो आपको जुपिटर ही देगा। तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैम, केले जैसे इन्होंने ममता जी ने पुखराज केले, पहना था मैम, पुखराज हाँ पहना था उस टाइम। मुझे पता है, हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। मैं थ्रेड पे चलती हूँ, है ना, और आप पुखराज पहनना चाहें उस पीरियड के लिए, आप कहो कि मेरा ये है वो है जो भी है, लेकिन अगर आप कंसीविंग के लिए सोच रहे हो, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उपाय के रूप में पुखराज, ठीक है, या थ्रेड, येलो कपड़े, ठीक है, येलो, आपको जुपिटर की ब्लेसिंग चाहिए, आपको एनी हाउ, हो ही नहीं सकता बिना जुपिटर आपके संतान। भले ही कुंडली में साफ लिखते हो कि ना सर, कि कुंडली में भले कितने दोष हो, चाहे ये 20 से सब कुछ हो, अगर जुपिटर की ब्लेसिंग है तो संतान तो होके ही रहेगी, चाहे विलंब से हो पर होगी जरूर। तो हमें अब उपाय, उसी से उपाय बनते हैं ना, उसी से उपाय बनते हैं, ठीक है। तो उपाय यही बनता है, कोशिश करिए जब कंसीविंग का टाइम चल रहा, ब्लैक एंड ब्लू कपड़े मत पहनिए। तो डिले करने वाले कौन है? शनि और चंद्र। डिले करने वाले कौन है? शनि राहु, ठीक है। तो इनके कपड़े मत पहनिए,
जब भी कंसीविंग का आपका पीरियड चल रहा हो, ठीक है। ये कपड़े मत पहनवाइए, उनको साफ मना करिए आपके क्लाइंट को। येलो थ्रेड थर्सडे के दिन पहनाइए, मंदिर घर के मंदिर में लाके रख दीजिए। मैं साफ बोल रही हूँ, आपका जुपिटर कहीं बैठा हो, कुछ भी बैठा हो, कुछ भी हो आपकी कुंडली के अंदर, आपको जुपिटर की ब्लेसिंग चाहिए अपने संतान के लिए, तो वो येलो थ्रेड 3-4 राउंड, या हल्दी का तिलक, वो नहीं कर सकते तो आप हल्दी का तिलक लगाइए रेगुलर बेस पे, और यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, कैसे ही हल्दी, हल्दी की गांठ बांधिए, ठीक है। और सूर्य, सूर्य मैं एक बहुत सिंपल से एक तरीका बताती हूँ। मैंने जब ये पहला बार, इस टाइम तक मुझे उपाय नहीं आते थे, देखो मैं सीधी सी बात बता देती हूँ, मेरे को सिर्फ गोपाल संतान मंत्र पता था, ठीक है। और मुझे बहुत स्ट्रोंगली थ्रेड का भी उस टाइम नहीं इतना करती थी मैं, तो मुझे ना पर्सनली ये समझ आया कि पंचम भाव, काल पुरुष की कुंडली के अंदर पंचम भाव के कारक बनते हैं सूर्य, सूर्य। तो संतान के लिए सूर्य आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जुपिटर के साथ में। तो ये लोग दुबई या कतर में रहते हैं, तो मैंने इनको बोला सुबह उठ के दोनों हस्बैंड वाइफ अपना नाभि वाले एरिया को सूर्य को दिखाओगे, जो नाभि वाला एरिया आपका है स्टमक का, दोनों अर्ली मॉर्निंग वाली जो सनरेज होती है ना, वो स्टमक आपको बैठ के योगा कर, जो भी करना है आपकी मर्जी है, पर 15 से 20 मिनट आधा घंटा आप दोनों को बैठना है, ठीक है। रीजन, हम लोगों के फीमेल हिंदू में साड़ी और लहंगा है, आपने कभी सोचा इस चीज को, है ना। ये तो मुस्लिम्स आने के बाद ये सब, तो साड़ी लहंगा में क्यों होता था, फीमेल की नाभि को धूप लगती थी हमेशा, एनर्जी लगती थी, ठीक है। तो उनको मैंने बोला कि आप रेगुलर हस्बैंड वाइफ दोनों को ना ये कप वो छोड़ दो, क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्लू कपड़े छोड़ दो, ठीक है। और येलो पहनने हैं, ड्रेस आपकी है, कहीं जा रहे हो देखो वो अलग चीज है, पर घर में तो येलो पहन ही सकते हो जब आते हो वापिस, ठीक है। तो वो पहनो, और अपने पेट को रेगुलर बेस पे, उन्होंने 5 महीने ना मेरे जैसा मैं कहती थी वो माना, एज इट इज, मतलब होता है ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ होता है, उन्होंने ऐसे एक्सेप्ट किया मेरे को कि पूनम दी अब क्या करूं, पूनम दी अब क्या करूं मैं। वो मुझे फोन करती थी 1 महीना से कि मैं ये सब कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ। एग्जैक्टली अप्रैल के फर्स्ट वीक में मेरे पास कॉल आ गई थी कि कंसीव होंगे। तो मैं वही कह रही हूँ, जब ज्योतिष पे हमारा ब्लाइंड फेथ होता है, और कुछ उपाय, अब ये कोई उपाय नहीं है थ्रेड बांधना या पीले कपड़े पहनाना या धूप देना आपके स्टमक को, लेकिन ये काम किए ना। अभी जो मेरी क्लाइंट थी जिनका अभी मई में डिलीवरी है, उनको भी यही उपाय दिए थे सारे, ठीक है। और उनको मैंने बोला था कि ये करो, या तो आपके मई में कंसीविंग है या मई में डिलीवरी है, ये बोला गया था मेरा, या तो कंसीविंग है मई में, तब तक आपको करने पड़ेंगे। अब उनकी मई में डिलीवरी है, उनका कंसीव तभी हो गया था 2-2.5 में, पर शादी को 3 साल हो गए थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास। मेरे पास तो उनकी कुंडली भी नहीं है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं कई बार सेव नहीं करती हूँ, बस उनका फोन कॉल आ गया था कंफर्मेशन के लिए, इसलिए मुझे याद है कि उनकी मई में डिलीवरी है, ठीक है। लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि हम कभी भी ये मना नहीं कर सकते। तो राहु से अगर संबंध बन रहा है तो कन्यादान करिए जीवन में, चाहे संतान हो गई है चाहे संतान के लिए ट्राई कर रहे हो, जीवन में कन्यादान जरूर करिए। केतु का संबंध बन रहा है तो गौ सेवा और गौ दान, ठीक है। जुपिटर की ब्लेसिंग जरूरी है इन सब चीजों के लिए। और शुक्र बुध, इनसे अगर मान लो आप, हाँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अस्त, ये है, ये मैं बुक आपको बता देती हूँ, ग्रह और संतान, श्री के राव सर की बुक है। मैंने पूरी बुक, इस बुक से ही मैंने शादी निकालना, इस बुक से ही मैंने टाइमिंग ऑफ जॉब निकालना, जो भी सीखा है मैंने इस बुक से सीखा है। जो मेरा टाइम तरीका है शनि और गुरु का गोचर, ये मैंने इसी बुक से सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा नियम था, पूरी बुक के अंदर है ना, आज मैं इसको पढ़ के आई हूँ वापिस आप लोगों को पढ़ाने की, सीधी बात मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो आज इसमें एक बार उन्होंने, हम क्या अस्त को कहाँ प्रयोग करते हैं, जब मैंने आपको अस्त समझाया था ना, तब मैंने कहा था बीमारी में हम अस्त को जरूर देखेंगे, जब हम बीमारी किसी की निकालते हैं तो अस्त जरूर एक बार चेक करिएगा, अदरवाइज ज्यादा अस्त हो तो, अगर संतान नहीं हो रही वो भी एक तरह से बीमारी है ना। तो पंचम पंचमेश, नवम नवमेश और लग्नेश, क्योंकि लगन अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तब भी दिक्कत आती है, तो इनको देख लीजिए कहीं ये अस्त तो नहीं, ठीक है। पूरी बुक में उन्होंने एक ही बार इसका प्रयोग किया है, लेकिन जब वो कुंडलियां एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कहीं इसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बीमारी की जगह पे हम अस्त जरूर देखेंगे, जो इन्होंने उन्होंने यहाँ पर भी देखा है,
तो आज ये संतान का टॉपिक क्लियर हुआ दिमाग के अंदर कि हमको कैसे देखना है। उसके बाद केतु का होता है तो महादेव की उपासना भी साथ में कही जाती है, रुद्र की उनकी उपासना गौदान के साथ में ये उपासना की जाती है। ठीक है, और जैसे इनके चंद्र से चंद्र इनका अष्टम में गया, ठीक है, अष्टम में बोला जाता है तंत्र मंत्र औषधि से ही संतान होगी, तंत्र मंत्र और औषधि से ही संतान होगी। ठीक है, एक सेकंड में ठीक, तो तंत्र मंत्र औषधि से चंद्र के साथ में दिक्कत हो तो ठीक है, तो मतलब चंद्र से दिक्कत, चंद्र औषधि का कारक है, ये आप देखिएगा। ठीक है, तो उससे संतान होगी। तो ये सारी चीजें इस बुक में बताई गई हैं, लेकिन मेन चीज रहती है कि आप एज ए ज्योतिष वो आप पे कितना ट्रस्ट कर। ठीक है, अगर ये सिंपल सा गोपाल संतान मंत्र देना या धागा बांधना या येलो कपड़े देना अगर काम करते हैं ना, तो अगर वो आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है और उसको पता है हो जाएगी, इनका बिना आईवीएफ मतलब बिना किसी ट्रीटमेंट के था, जिनका मैंने अभी आपको दिखाया है, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें आती है, ये सबको समझ आया। ठीक है, कि हमको कैसे संतान के लिए देखना, कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। एक और उपाय होता है, एक टोटका जिसको बोल सकते हैं, जिसके संतान नहीं हो रही हो। पेठा देखा है, बड़ा पेठा जो आता है मार्केट के अंदर, सबको पता होगा है ना, बड़ा पेठा सब्जी बनती है जिसकी, उसको फीमेल के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 7 टाइम्स पानी में बहा दीजिए, चलते पानी में बहा दीजिए। ठीक है, ये भी मैंने 2-3 लोगों से करवाया हुआ है। पेठा क्योंकि जुपिटर का बनता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के और पानी में आप उसको बहा दीजिए। तब भी मैंने देखा है काम कर, मैं मतलब पिछली से पिछली बार तो ये हुआ था कि उनको, ठीक है ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उपाय से हो रहा है, टाइमिंग आता है, योग होता है तभी होता है, लेकिन उन्होंने जब पेठा वाला किया था ना, उसके 15-20 दिन बाद कॉल आ गया था, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, येलो 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 पेठा, वो पेठा था या कद्दू कर रहे हैं वो? ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कद्दू मतलब जो येलो कलर का बड़ा सारा आता है ना, मतलब फ्लावर शेप में होता है जिसको पेठा, वो है जो सीताफल पेट भी के लिए बोलते हैं ना यहाँ पे बना के हम पिया लोग। जाता है। क्या बोलते सीताफल। हैं उसको? हरे कृष्ण। अच्छा, सीताफल। कद्दू कद्दू येलो वाला होता है और अच्छा, पेठा व्हाइट कलर का और ग्रीन कलर का होता है, जिसका पेठा जो मिठाई बनती है ना, हाँ, वो पेठा कहलाता है जिससे, जो भी और येलो जिससे कलर का सब्जी जो, बनाते हैं वो कद्दू कहलाती है। हाँ जिसको सब्जी बनाते हैं वो। हाँ, सब्जी मैम, बनती है वो तो कद्दू येलो होता है। वाला तो कद्दू मैम होता है। मारवाड़ी में उसे कोड़ा बोलते हैं। हाँ वही कोला, वही 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 हाँ, मारवाड़ी में कोला बोलते हैं, हम घर में कोला बोलते हैं। हाँ, हम भी अब कोड़ा ही बोलते हैं समझ इसलिए। जाना, येलो कलर जिसकी सब्जी बनती है। सब्जी बनती है, ओके। हाँ। ठीक है, जिसकी सब्जी बनती है वो। और मैं कभी नहीं कहती कि मेरे उपाय, मैं हमेशा अगर कुंडली में योग नहीं है, कुंडली में दशा नहीं है, कुंडली में वो पीरियड नहीं आया, कितने ही उपाय कर लो भाई। ठीक है, कुंडली में योग बन गया है, कुंडली में दशा पीरियड चल रहा है, और कहीं से आपको गाइडेंस मिल गई, गुरु जुपिटर, कहीं से गुरु की ब्लेसिंग्स मिल गई, गाइडेंस मिल गई, तो वो काम हो जाता है। तो ये आज पहला Which day, टॉपिक था। ma'am? हाँ जी, Day, that डे थर्सडे, kaddu wala. थर्सडे, Thursday only. हाँ हाँ, डे थर्सडे। तो ये यहाँ पर